डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन द एग्जाम। पहले है 10वां क्वेश्चन, फिर वो 8वें पे आए, फिर वो दूसरे पे आ जाए। जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। पार्ट सजा रहे हैं नहीं, टाइम भी देखना है, टाइम के अकॉर्डिंगली करना है। हमेशा जितना पूछा उतना आंसर करो, लाइफ में भी और एग्जाम में भी। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं रीमा घई, आपकी एसएसटी एजुकेटर, लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सी वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट्स में, मेरे टेलीग्राम पे, मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे आप हर क्लासेस में बोल रहे थे कि मैम अब एक वीडियो बना दो कि हम आंसर कैसे लिखें। क्योंकि हमने जब PT1 अपने यूनिट टेस्ट दिए तो वहाँ पे हम लर्न तो सब करके गए थे, लेकिन मैम ने हर क्वेश्चन पे क्रॉस 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 क्यों लगाया है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर क्यों दिए हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन में आधा ही नंबर क्यों दिया है। तो बेटा जी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग अपने आंसर्स परफेक्टली नहीं लिख रहे हो। यस, जब हम 9th 10th क्लास में आ जाते हैं तो हमें हमारे एसएसटी के आंसर्स के लिखने के पैटर्न को चेंज करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 5 सुपर टिप्स, जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू आर गेनिंग लाइक 80 में से 60 मार्क्स, तो वो आपके 65 70 ऑटोमेटिकली बस इस पैटर्न को फॉलो अप करने से ही हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, लर्न जो किया हुआ है बस उसको प्रेजेंट कैसे करें, जो आपके दिमाग में है वो लिखे कैसे, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टिप। टिप नंबर 1 कहती है कि अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखें। बेटा इस चीज़ के लिए तो मैं हाथ जोड़ जोड़ के हर बच्चे को बोलती हूँ, चाहे वो मेरे ऑफलाइन का हो, चाहे वो मेरे पेड बैचेस का हो, चाहे वो यूट्यूब का क्यों ना हो। हर जगह मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि बेटा जब आप क्लास 10th में आ गए हो, या मैं 9th वालों के लिए भी बात करूँगी, ये वीडियो SST के एग्जाम के ऊपर है तो 9 10 दोनों के ऊपर लागू होती है। मैं ये दोनों क्लासेस के लिए बात करूंगी कि आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है। मैम हमें पॉइंट्स में लिखना नहीं आता। पैराग्राफ में लर्न किया है ना, तो जहां आपका फुल स्टॉप आता है उसको आप दूसरे सेक्शन में, दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दीजिए। दैट्स इट, इतना आसान है। क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है ये। तो देखो बेटा, आपको ही पता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको सबको पता होगा, अभी तक तो पहला ही चैप्टर है सिविक्स का, आता होगा। तो जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाईलाइटेड में कि ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस या पावर sharing is desirable because of the following reasons। तो इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर देनी है। क्यों बता देती हूं, क्योंकि टीचर जब क्वेश्चन पेपर लेके बैठती है और आंसर शीट लेके बैठती है तो वो क्वेश्चन पेपर पे इतना नहीं देखना चाहती। उसके मन में होता है कि आंसर शीट पे सब कुछ हो, सब कुछ। तो जब आप अपनी इंट्रोडक्टरी लाइन देते हैं ना, तो उसको क्वेश्चन का पता चल जाता है कि अच्छा हाँ यही पूछा हुआ था। तो आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन ये हेल्प करती है, तो वो तो लिखनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे मॉरल रीजन। अब मॉरल रीजन को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, और मॉरल रीजन को आपने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप लिख देंगे भैया जी प्रूडेंशियल रीजन। दोनों प्रूडेंशियल रीजन आप डाल देंगे। प्रूडेंशियल रीजन आपने यहाँ पे दोनों डाल दिए, है ना। इसका भी फर्स्ट पॉइंट डाल दिया, सेकंड पॉइंट डाल दिया, और इसका भी फर्स्ट पॉइंट डाल दिया कि भैया ये तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखती है, इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, इट प्रिवेंट्स मेजॉरिटी टायरनी। तो ऐसे आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे कि दिखने में लगे कि वाह भाई वाह, बच्चे को तो सब कुछ आता है। हाईलाइट भी कर दिया, आंसर भी दे दिया, इंट्रोडक्टरी लाइन भी दे दी। तो आंसर ऐसे लिखना है। बच्चे पता क्या करते हैं, इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, इट प्रिवेंट्स मेजॉरिटी टायरनी, ये लिख लिख के छोड़ देते हैं। बच्चों ये हेडिंग्स हैं, ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये 10th में मार्क्स नहीं दिलवाएंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा तब भी आपको ऐसे लिखना है, 1 पॉइंट इसका, 2 पॉइंट इसके, दैट्स।
तो पहली टिप यही है कि यू शुड आंसर इन पॉइंट्स एंड नेवर फॉरगेट टू राइट इंट्रोडक्टरी लाइन. ऑलवेज राइट इंट्रोडक्टरी लाइन. Okay, I hope this tip is clear to you now. Okay, second tip, tip number 2, stick to the marking scheme or word limit. देखिए बेटा, हम लोग ना बहुत शाणे बनते हैं. हमें क्वेश्चन पूछा होता है 3 नंबर का. फॉर एग्जाम्पल हमें पूछा गया एग्जाम में कि भैया फेडरलिज्म के की फीचर्स बताओ. ठीक है, फेडरलिज्म के की फीचर्स 7 हैं. तो हम लोग को ना मतलब कॉन्फिडेंट है, हम हमें 7 के 7 आते हैं भैया. तो हम लोग क्या करते हैं, उस 3 नंबर के सवाल में 7 के 7 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं. ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो वो क्या करेगा, वो मार्क्स काट लेगा इस बात के कि तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है. 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा तो पहली बात तो वो MCQ करेक्ट एंड रीराइट फॉर्म में आ रहा है, तो उसका तो छोड़ ही दो. अब 2 मार्क्स का होगा तो आपको 2 पॉइंट्स, लेकिन अगर आपको उसमें +1 आप कर सकते हो, एक और लिख दो. आप ज्यादा शाणे नहीं बनना है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स तो लिखने ही है मिनिमम, उसमें +1 आप एक और ले लो. 4 का है तो 4 + 1, 5 का है तो 5 + 1. बस एक एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा लेके चलो. बहुत ज़्यादा शाणे मत बनो. ये मत दिखाओ हमें सब कुछ आता है, हम तो भैया मोस्ट. देखो यार, आपका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है, उसको भी तो बचाना है आपको. तो आपको जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, जितना पूछा जाए. ठीक है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन द एग्जाम. हमेशा जितना पूछा उतना आंसर करो, लाइफ में भी और एग्जाम में भी. तो बस यहाँ पे क्या है, मार्किंग स्कीम पे टिके रहो, वर्ड लिमिट पे टिके रहो. वर्ड लिमिट में यहाँ पे मैं इसीलिए बात कर रही हूँ कि भैया 3 नंबर का सवाल है, 3 पॉइंट्स इनफ है, एक और डाल दिया. 4 नंबर का है, 4 पॉइंट्स इनफ है, एक और डाल दिया. तो उस अकॉर्डिंग ही चलना है. 2-2 पेज नहीं भरने हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में. तो ये थी आपकी टिप नंबर 2. जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उन्हें अगर कोई सवाल बहुत अच्छे से आता है तो उसमें भर देते हैं कि अरे यार मैम लगता है अगले वाले का भी मार्क्स मुझे यही दे देगी. तो ऐसा नहीं होता है. ओके, टिप नंबर 3, ऑलवेज यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. इसका एग्जाम्पल मैं आपको टिप नंबर 1 में ही दे चुकी हूँ. हेडिंग्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट, तो अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स ये हेडिंग होगी. ये फ्रेजेस आप यूज करोगे, यू विल यूज फ्रेजेस. देखिए बेटा, कईयों को हेडिंग बनानी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है. आपको हेडिंग बनानी नहीं आती तो अगर आप इस चैनल पे मुझसे SST पढ़ते हैं तो जब भी हमारे रिवीजन सेशंस जो चल रहे हैं एवरी फ्राइडे रात को 9 बजे, या फिर जो भी मेरे लेक्चर्स आते हैं 1 शॉट के, उसमें जो भी मैं क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ वो हमेशा हाईलाइट करती हूँ मैं उसके अंदर पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता चले कि अरे यार वो पूरी वाइट लाइन में जो 2 वर्ड येलो हैं वो क्या है, हाईलाइटेड फ्रेज है. तो हमेशा हाईलाइट करना है उस फ्रेज को जो आपके लिए आई कैची है, जिसको देख के मैम पूरी लाइन का मतलब समझ सकती है. अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, फिर लिखेंगे आप पावर शेयरिंग हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. तो आप क्या करेंगे, हेडिंग्स बनाएंगे. अभी पीछे हमने मॉरल और प्रूडेंशियल हेडिंग बनाई, उसके अंडर आप सब हेडिंग फिर बना सकते हैं. अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट, मेंटेनिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिवेंटिंग मेजॉरिटी टायरनी, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन दैट. अगर यही क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का आ जाता है तो ठीक है. अगर पूछ लें कि भैया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करिए, तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स आएंगी ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये होती हैं हेडिंग पे सब हेडिंग. तो ये आपको लगता है जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है लिखने की आवश्यकता है, ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिए. एक टीचर के एक चेकर के नज़रों से देखिए कि जब वो पेपर देखे तो उसको मज़ा आ जाना चाहिए, उसको पूरा पूरा पढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़े, उसको सिर्फ वो फ्रेज पढ़े और वो आंसर समझ जाए, वो पॉइंट समझ जाए. तो आपको उनकी मेहनत को कम करना है. आप उनसे ज़्यादा मेहनत करवाओगे वो ज़्यादा चिढ़ जाएंगे आपका पेपर देख के.
Tip number 4, include dates, figures and flow charts whenever required, whenever necessary, whenever you think. Especially I always say in 5 marker question, features आ गए या फिर आपके आ गए एडवांटेजेस आ गए, डिसएडवांटेजेस आ गए. देखो बेटा, ये मेरे टाइम पे मेरी मैम ने समझाया था, और वो भी एसएसटी की नहीं, बिजनेस स्टडीज़ की. जब मैं कॉमर्स में 11th में थी तो उन्होंने मुझे समझाया था कि अगर आप चाहते हो ना कि आपके पेपर में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी अवॉइड हो जाएं, आपके पेपर में आपको पूरे पूरे पॉइंट्स कोई ना पड़े, तो ऑलवेज यूज़ फ्लो चार्ट्स, हेडिंग्स. मैं आपको बताती हूँ अपना ही कि बेटा जब भी हमसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताइए. ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताइए या यूनिफिकेशन बताइए, है ना, यूनिफिकेशन बताइए. मैं हमेशा यूनिफिकेशन ब्रिटेन की, अगर आपको याद हो, ऐसे फ्लो चार्ट में करवाती हूँ. मैं इटली की ऐसे पाई चार्ट में करवाती हूँ. तो ये अगर आप बना देंगे कि इटली भैया 7 भागों में बटा हुआ है, सेंट्रल पोप्स के हाथ में है, नॉर्थ किसके हाथ में, ऐसे अगर आप दिखा देंगे तो मैम देखते ही समझ जाएंगी, अरे यार इसको तो सब पता है. एथनिक कॉम्पोजिशन जब पूछ सकते हैं तो भी आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि भैया श्रीलंका में क्या है, कि भैया ब्रुसेल में क्या है, बेल्जियम में क्या है. मैं ये नहीं कह रही सिर्फ फ्लो चार्ट, मैं ये कह रही हूँ उस आंसर के साथ अगर आप ये बना देंगे तो मज़ा आ जाएगा मैम को, एकदम ब्यूटीफुल लगेगा. आप अभी देख लीजिए ना, आप देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ, आप लोगों को चलो सिविक्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, हिस्ट्री नहीं आती है, तो अगर मैं आपको आपके एग्जाम में आ जाती है कि भैया यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन बता दो, तो आपको सारे पॉइंट्स तो आते हैं, है ना, कि भैया ये पहले से ही नेशन स्टेट था, वो सब तो आप लिखेंगे ही. लेकिन अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट सा बना दें कि भैया ये डिवाइडेड था इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्श, है ना, ऐसे अगर डिवाइडेड था, तो इसके वैसे भाषा बोलने वाले लोग आप बोल दो कि इंग्लिश बोलते थे लोग, यहाँ पे स्कॉटिश बोलते थे लोग, यहाँ पे इरिश बोलते थे लोग, आयरिश, इरिश व्हाटएवर, और यहाँ पे वेल्स भाषा है, वेल्श भाषा बोलते थे लोग. अब अगर आप बोल दो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे एक बना सकते हो कि भैया इन लोगों ने क्या किया, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन ले आए, फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन बन गई, फिर ये दोनों यहाँ पे, है ना, 1801 में चले गए, इनको ले लिया, फिर वेल्स वाले भी आ गए. तो ये आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी अगर ऐसे बना दोगे उस रिटर्न के साथ, तो मैम आपको पूरे 5 नंबर दे देगी. और हो सकता है मैम वो लिखा हुआ तो पढ़े ही ना, मैम यही पढ़ के आपको मार्क्स दे दे. तो ये बहुत चांसेस हो जाते हैं जब हम यूज़ करते हैं डेट्स, फिगर्स मतलब यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है. मैं मैथ्स की फिगर्स की बात नहीं कर रही हूँ, नंबर्स की बात कर रही हूँ. जैसे डेवलपमेंट में नंबर्स हैं, रिच कंट्री, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, या आपके इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट के बेसिस पे नंबर हैं, वो हो गए. और साथ में फ्लो चार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ जो बहुत आई कैची लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, और मतलब मार्क्स ले आते हैं पूरे आपके लिए. तो दिस वॉज टिप नंबर 4. एंड अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टिप के पास, जो कि है टिप नंबर 5. टिप नंबर 5 क्या है, सीक्वेंस मैटर. सीक्वेंस बेटा हमेशा मैटर करता है. सीक्वेंस के बिना अगर आप लिखते हो तो मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है कि पहले है 10वां क्वेश्चन, फिर वो 8वें पे आए, फिर वो दूसरे पे आ जाए. तो नहीं, ऑलवेज मेंटेन सीक्वेंस. चाहे वो आप सेक्शन वाइज करें, सेक्शन वाइज आप कर सकते हो, सेक्शन डी, सी, बी, ए, या फिर आप नंबर्स वाइज भी कर सकते हो, और वो आपको करना ही करना है. तो सीक्वेंस हमेशा मैटर करती है. अपने टीचर को गुस्सा नहीं दिलाना है, आपको उनको इम्प्रेस करना है अपने पेपर से. और यही एक चीज़ है जिससे आप इम्प्रेस कर सकते हो, ताकि उनको शुरू में इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए कि वो एंड तक आते आते आपको एक इंटेलिजेंट बच्चा समझ लें और आपको अच्छे अच्छे मार्क्स देती रहें. तो बस आपको अपना एग्ज़ाम बिल्कुल काम तरीके से करना है, टाइम को मैनेज करते हुए करना है. ये नहीं है बस आप मेरे कहने पे फ्लो चार्ट सजा रहे हैं, नहीं, टाइम भी देखना है, टाइम के अकॉर्डिंगली करना है. पहले पूरा पेपर लिख लो, उसके बाद आप ये सब काम कर लो. आई एम नॉट सेइंग कि शुरू में ही करो, उसके बाद आप हेडिंग्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डेट्स एंड फिगर्स को अंडरलाइन कर दो. ये सारी काम आप
एंड में करें। और मेन चीज़ जो यही है वो है स्टे काम। हड़बड़ी में अगर आप करेंगे, जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो आप अपना काम, अपना कार्य गलत कर देंगे। तो ऑलवेज मेंटेन योर डिसिप्लिन वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। एंड येस, गुड लक टू ईच एंड एवरी 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, फॉर ऑल द एग्जाम, चाहे वो यूटी हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, एकदम फोड़ के आना है। और बस आई होप आपको ये 5 की 5 टिप्स बहुत अच्छी लगी हों। मैंने आपको डीपली हर एक टिप को समझाया है, तो इनको फॉलो ज़रूर करना है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो। बाय बाय।